नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कई खबरों को लेकर के, जिसमें पहली खबर है घोटाले को लेकर। भारतीय मूल के बंकिम ब्रह्मभट्ट पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट इन्वेस्टिंग ब्रांच और दूसरे लेंडर्स इस रकम को वसूलने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बंकिम ब्रह्मभट्ट ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। वह एक टेलीकॉम सर्विस कंपनी के मालिक हैं। लेंडर्स ने उन पर अकाउंट रिसीवल में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, जिन्हें लोन कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। बंकिम ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस के मालिक हैं। ये ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस सेक्टर की कम जानी मानी कंपनियां हैं। इंटरनेट पर बंकिम ब्रह्मभट्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जबकि एक लिंक्डइन प्रोफाइल थी, वह भी अब डिलीट हो गई। अगर कंपनियों की बात की जाए तो ये दोनों कंपनियां बेंकाई ग्रुप की है, जिसने जुलाई के एक एक्स पोस्ट में बंकिम ब्रह्मभट्ट को प्रेसिडेंट और सीईओ बताया था। बेंकाई ग्रुप के एक्स बायो में इसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में दुनिया भर में जाना माना लीडर बताया गया है, जो टेलको ऑपरेटर और दूसरी कंपनियों के साथ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और कैरियर बिजनेस में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसकी वेबसाइट के मुताबिक बंकिम ब्रह्मभट्ट का बिजनेस दुनिया भर के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ब्रह्मभट्ट के ऑफिस न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में थे। लेंडर्स के मुताबिक उन्होंने फाइनेंसिंग व्हीकल्स का एक नेटवर्क बनाया, जिसमें कैरियोक्स कैपिटल और बीबी कैपिटल एसपीवी शामिल है। इसने ब्लैक रॉक के एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के नेतृत्व में प्राइवेट क्रेडिट इन्वेस्टर्स से करोड़ों डॉलर उधार लिए। एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर एक प्राइवेट क्रेडिट कंपनी है, जिसे हाल ही में ब्लैक रॉक ने खरीद लिया है। लोन देने वाले ने उन पर कस्टमर इनवॉइस बनाने और उन नकली रिसीवेबल्स को $500 मिलियन से ज़्यादा के लोन के लिए कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि ब्रह्मभट्ट के वकील ने इन आरोपों को गलत बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में मामले से परिचित जानकारों के हवाले से बताया गया है, ब्रह्मभट्ट अभी भारत में है। खबर है कि एचपीएस में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जुलाई में ब्रह्मभट्ट की कंपनियों के गार्डन सिटी ऑफिस का दौरा किया और उन्हें बंद पाया। बुधवार को ऑफिस बंद था और खाली लग रहा था। एक पड़ोसी किराएदार ने कहा कि उसने हाल ही में किसी को भी उस जगह में आते नहीं देखा है। वहीं अगली खबर है, 1 नवंबर से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर प्राइवेट से लेकर आधार कार्ड और जीएसटी दरों में भी बदलाव लागू होगा। तो आइए जानते हैं आज से क्या क्या बदल रहा है। हर महीने की तरह नवंबर में कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे। नवंबर महीने के दौरान एलपीजी से लेकर आधार कार्ड तक के नियम बदल रहे हैं। इसके अलावा नए जीएसटी स्लैब और कार्ड शुल्क तक नवंबर से लागू हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ने वाला है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपये कम हुए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1590 रुपया 50 पैसे हो चुकी है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार यह बदलाव अप्रैल में किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला 125 रुपये का शुल्क माफ कर दिया है। यह चार्ज 1 साल तक माफ किया जाएगा। वहीं वयस्कों के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने की कॉस्ट 75 रुपये है, जबकि फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की लागत 125 रुपये होगी। इसके अलावा अब आप बिना कोई सहायक दस्तावेज जमा किए भी अपना आधार, पता, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह नियम आज से लागू हो चुका है। इसके अलावा 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित चीज़ों के लिए अधिकतम 4 लोगों को नामांकित करने की अनुमति देंगे। इस नए नियम का लक्ष्य इमरजेंसी में परिवारों के लिए धनराशि तक पहुंच को आसान बनाना है और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचना है। ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
इसके अलावा 1 नवंबर से सरकार ने कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ नई 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम लागू किया है। पहले 4 जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% था, लेकिन अब 12 और 28 की स्लैब को हटा दिया गया है। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत के इनडायरेक्ट टैक्स इंफ्रा को सरल बनाना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से यूनिफाइड पेंशन योजना में शिफ्ट होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। विस्तार से कर्मचारियों को समीक्षा करने और बदलाव के लिए और अधिक समय दिया गया है। सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा या उनकी बैंक ब्रांच में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। समय सीमा चूकने से पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड यूजर को मोबीक्विक और क्रैड जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस थाने के एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई है। एसएचओ ने कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ मारपीट की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार करते हुए एसएचओ ने स्थानीय भाषा में कहा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में शिकायत की गई थी कि 28 मार्च 2025 के संरक्षण आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को कथित तौर पर वर्क प्लेस में घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया और अवमाननाकर्ता एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर द्वारा 23 अप्रैल 2025 को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आगे आरोप लगाया गया कि जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पेश की तब भी एसएचओ ने स्थानीय भाषा में उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कोर्ट के आदेश का अनादर किया और उसका पालन करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इससे पहले उत्तर प्रदेश गृह विभाग को निर्देश दिया था कि वह एडीजीपी से नीचे के रैंक के अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच करे। कोर्ट ने कहा, अवमाननाकर्ता एसएचओ को पुलिस वर्दी की आड़ में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट एसएचओ के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने के लिए इच्छुक था, लेकिन सरकार के वकील द्वारा यह बताए जाने के बाद कि जांच रिपोर्ट के आलोक में अवमाननाकर्ता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और घटनाक्रम से कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय मांगा जाएगा। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मानते हुए मामले को 7 नवंबर 2025 को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अगली खबर है जाति जनगणना से जुड़ी हुई। भारत में पहली बार डिजिटल और जाति आधारित जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जनगणना 2027 के पहले चरण का प्री टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। इस दौरान गणनाकर्मी अपने क्षेत्रों में प्रमुख नागरिकों के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विवरण भरने में मदद करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह अभ्यास स्वगणना मॉड्यूल के प्रभावशीलता जांचने के लिए किया जा रहा है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल की जाएगी। द हिंदू ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि स्वगणना पोर्टल और ऐप को 1 से 10 नवंबर और 10 से 30 नवंबर के बीच सीमित क्षेत्रों में परखा जाएगा। इनका लिंक सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा ताकि उपयोगिता परीक्षण बिना किसी बाधा के हो सके। इस चरण में घरों से संबंधित लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे भवन संख्या, मकान की छत और फर्श का प्रमुख पदार्थ, परिवार प्रमुख का नाम और लिंग, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, बिजली व्यवस्था, शौचालय की उपलब्धता, खाना पकाने में उपयोग होने वाला ईंधन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वाहन आदि की जानकारी ली जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ने 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर बताया था कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग जनगणना का यह प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित क्षेत्रों में किया जाएगा, जबकि स्वगणना की सुविधा से 1 से 7 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। अधिकारी के अनुसार एन्यूमरेटर पहले चयनित नागरिकों को पोर्टल का पता साझा करेंगे ताकि वे स्वयं ऑनलाइन प्रश्नावली
भर सकें। इसके बाद 10 से 30 नवंबर के बीच वे उन्हीं घरों का दोबारा दौरा करेंगे और शेष घरों की जानकारी मोबाइल ऐप पर एकत्र करेंगे। इन दोनों मॉड्यूल्स को जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली से जोड़ा गया है। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित जनगणना 2021 को अब जनगणना 2027 के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतिम गिनती 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 के बीच पूरी होगी। पहली जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किया गया था, लेकिन सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि इस बार एनपीआर को अपडेट नहीं किया जाएगा। एनपीआर का डेटा वर्ष 2015 और 16 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। सूत्रों के अनुसार जाति आधारित प्रश्नों की रूपरेखा अभी अंतिम रूप में तय नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल केवल HLO चरण का परीक्षण किया जा रहा है। 2019 में प्रस्तावित जनगणना 2021 के लिए ऐसा परीक्षण 76 जिलों में 26 लाख लोगों को शामिल कर किया गया था। इसके अलावा अगली खबर है सबरीमाला से जुड़ी हुई। सबरीमाला मंदिर से कथित तौर पर सोना गायब होने की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने पूर्व कार्य अधिकारी सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कुमार 2019 में सबरीमाला मंदिर के कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। कुमार पर मंदिर के आधिकारिक दस्तावेजों में द्वारपालक, संरक्षक देवता की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ने के बाद छिपाने और उन्हें तांबे की चादरों के रूप में दर्ज करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया है कि कुमार 1990 के दशक से सबरीमाला से जुड़े थे और उन्हें पता था कि 1998 से 1999 के दौरान द्वारपालक की मूर्तियों सहित गर्भगृह पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि जब 2019 में द्वारपालक की प्लेट सोने की परत चढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को सौंपी गई, तो कुमार ने कथित तौर पर उन्हें तांबे की प्लेट के रूप में दर्ज किया, जिससे आरोपी बाद में मौजूदा सोने की परत को हटा सका। कुमार इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे व्यक्ति हैं। उनसे पहले पोट्टी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी बाबू को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कुमार के बाद में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच SIT ने पोट्टी के करीबी सहयोगी वासुदेवन से भी पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने बताया कि वासुदेवन ने द्वारपालक की मूर्तियों के अलावा स्वर्ण की परत चढ़े आसन को अपने पास रखा था, जिसे बाद में पिछले महीने तिरुवनंतपुरम में पोट्टी के एक रिश्तेदार के घर से जब्त किया गया था। SIT द्वारपालकों की उन मूर्तियों और श्रीकोविल गर्भगृह की चौखटों से सोने की चोरी से संबंधित 2 मामलों की जांच कर रही है, जिन्हें 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पोट्टी को सौंपा गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।